चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो है ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप लिखो सॉल्यूशन, तो इसमें आप एक स्टेटमेंट बना लिया करो। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हमेशा एक स्टेटमेंट बनाना है आपको। एक तरफ लिख लो पर्टिकुलर्स और एक तरफ लिख लो रुपी। तो अब देखो, ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो होता है इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस मेथड के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होता है या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दे रखी होती है वो सेलिंग प्राइस पर दे रखी होती है ना, और हमको इसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखो। सबसे पहले आप यही लिखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, 50,000। फिर इसमें क्या ऐड करना है, सेल्स, राइट। फिर इसमें सेल्स ऐड कर लो, वो आपको सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 2 लाख। फिर इन दोनों को ऐड करके आ गया 2,50,000। तो इसको बोलते हैं, ये आपको लिखना है एग्ज़ाम में, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, फिर इसमें लेस करते हैं। हाँ, वैसे तो 2 चीज़ें लेस करते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक है निल और कॉस्ट ऑफ परचेज है 2 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक को तो आप छोड़ दो, फिर तो परचेज लेस कर दो 2 लाख। तो फिर जो बचता है, हाँ, उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। फिर उसके बाद इसको डब्बे को बंद कर दो। फिर हम डब्बे के नीचे निकालते हैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज तो वो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 2,50,000 इंटू 100। तो ये आ गया 20%। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट निकालनी है वो हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू जो भी आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है सेलिंग प्राइस 50,000 माइनस 20%, 40,000। सही, बस। तो आप इतना आंसर प्रेजेंट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन जनरली 4 या 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सर। चलो ठीक है, 40,000 सही आ रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2022। तो इसमें हमें 31 मार्च 2022 की इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। परचेजेस 7,62,500 दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंस आपको दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको दे रखे हैं। फाइनेंशियल चार्जेस आपको दे रखे हैं। सेल्स आपको दे रखी है 12,45,000। उसके बाद लिखा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि पिछले साल ईयर एंड पर, लास्ट ईयर के एंड पर जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे थे, ए सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। तो किसी पर्टिकुलर आइटम पर आपने 17,500 को राइट ऑफ करा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने 17,500 वैल्यू क्या करी है? कम करी है। ठीक है, तो आपने 17,500 कम करी है ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 50,000, जिसको आपने ओरिजिनली 50,000 रुपये में ख़रीदा था। तो मतलब ऐसे ही समझाने के लिए कि मान लेते हैं आपने एक पर्टिकुलर आइटम 50,000 में परचेज़ करा था, तो ये हो गई उसकी कॉस्ट। लेकिन आपने इसकी वैल्यू में 17,500 क्या करा है? राइट ऑफ कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया। राइट, तो आपने इसका मतलब इसकी वैल्यू को कितना कर लिया? 32,500। फिर आगे लिखा है एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, और फिर इसको आपने बेच भी दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 45,000 में। तो मतलब ऐसी जस्ट नॉलेज के लिए, इसका मतलब इस में आपको प्रॉफिट हुआ है 12,500। तो इस डब्बे को बेचने में आपका प्रॉफिट हो गया 12,500 का। फिर उसके बाद लिखा है बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम का मतलब है कि इस आइटम को छोड़कर या इस आइटम के अलावा, तो इस आइटम के अलावा ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ सेल्स। तो इस आइटम के अलावा जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो कितना कमाते हो? 20% कमाते हो ऑन सेल। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में तो बस ये जानकारी देकर छोड़ दिया। तो बेसिकली आपको निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी हम स्टेटमेंट बनाकर शो करते हैं। चलो तो लिखो, कैसे लिखना है? स्टेटमेंट का नाम देना है आपको स्टेटमेंट, ठीक है, पूरी हेडिंग लिखना ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स और रुपी। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो लेकिन इंग्लिश वही लिखेंगे कि इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो वो हमको दे रखी है 142,500। फिर इसमें ऐड करना है आपको परचेजेस। परचेजेस आपको कितना दे रखा है? 762,500।
फिर उसमें आपको ऐड करना है कौन से एक्सपेंस, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ कौन से लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो सेलिंग एक्सपेंस बेकार, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बेकार और फाइनेंशियल चार्जेस भी बेकार, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख लेते हैं 1,50,000। और फिर आपको लिखना है लेस, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये जो फिगर यहाँ लिखेंगे, हाँ वो मतलब या तो अलग से वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हो, तो मैं वर्किंग नोट में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, है ना। तो वो अभी निकाल लेंगे फिगर, बस फिर वो फिगर निकाल के जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, हाँ, इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। अभी करते हैं दोस्त, अब COGS निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद आपके पास वापस आऊँगा। तो COGS जो है वो कैसे निकालेंगे, सेल्स हमें दे रखी है 12,45,000। तो बताओ COGS कैसे निकालें। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, वेरी गुड, है ना। तो हम सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब जो हमारी सेल्स है 12,45,000 की, उसको क्योंकि हमने दो अलग अलग मुनाफों पर बेचा है तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। एक सेल 12 लाख अलग लिख लेता हूँ, और वो जो आपने एक पर्टिकुलर आइटम बेचा था 45 का, वो अलग लिख लेता हूँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। ठीक है, अब उसने प्रॉफिट बोला था 12 लाख वाले पर, तो बोला था 20%, तो वो कितना आ गया, 2,40,000। और इस वाले 45 का हमने खुद ही निकाल लिया था 12,500। ठीक है, ठीक है। तो इसकी तो वैसे पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू तो हमें वैसे भी पता थी, 32,500 ही थी, देखो वो तो हमें वैसे भी पता थी ना, वो पर्टिकुलर आइटम कितने का था, 32,500 का ही था। लेकिन फिर भी चलो, और इनकी कितनी आ जाएगी, 960। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितनी आ गई, 992,500। तो 992,500 ओके हो गया। तो देखो पहले इसमें कोई डाउट, ओके। तो 992,500, तो इस लाल डॉटेड वाली फिगर में लिख लेते हैं 992,500। तो इसको लेस कर देना, तो फिर देखो कितना, 62,500 फाइनल आंसर। तो बताओ एक बार, क्या यही आ रहा है, माइनस करके यही आ रहा है 62,500। तो क्लियर हो गया दोस्त। अब ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, क्योंकि आपने कहा, आपके मन में आया, तो ऑल्टरनेटिव तरीका इधर करके दिखा देता हूँ। ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप जो वो एबनॉर्मल आइटम है उसको ओपनिंग स्टॉक्स में कंसिडर मत करो। तो आपका ओपनिंग स्टॉक सिर्फ 1,10,000 रहेगा,
परचेज तो सेम रहेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी सेम रहेंगे। फिर COGS भी जब आप निकालोगे तो उस एबनॉर्मल आइटम का कंसिडर मत करना, फिर आप खाली कितना ही लिखोगे, 9,60,000। तो अगर आप ऐसे भी करके देखोगे तो कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, पॉइंट है कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव आप फॉलो कर सकते हो। तो आपका स्टॉक आ जाएगा 62,500। ठीक है ना। और छोटी सी वर्किंग मैंने अलग दिखा दी कि COGS कैसे निकाला। तो ओके हो गया। तो क्लियर है ऑनलाइन के चीज। तो चलो ओके। हाँ, स्टेटमेंट में भी वर्किंग दिखा सकते हो आप COGS की, स्टेटमेंट के अंदर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे बस मुझे लगा खिचड़ी क्या पकानी तो मैंने अलग से बना दी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब। ओके। X who was closing his books on 31st March failed to take the actual stock which he did only on 9th April when it was ascertained by him worth rupee 2,50,000। तो X को देखो 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करनी थी और उसको 31 मार्च को अपना स्टॉक फाइंड आउट करना था, लेकिन वो कब कर पाया, 9 दिन बाद। उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसने स्टॉक की वैल्यू कब निकाली, 9 अप्रैल। When it was ascertained to be 2,50,000। ठीक है। It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch। हम अपनी सेल्स किस दिन रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन डब्बा भेज देते हैं। एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न इनवर्ड बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। और सेल्स रिटर्न कब रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स वापस हमारे पास आ जाते हैं। परचेजेज आर एंटर्ड इन परचेज बुक वंस द इनवॉइसेज आर रिसीव्ड। लेकिन परचेज हम कैसे एंटर करते हैं, जब इनवॉइस आ जाता है, चाहे डब्बा आए या ना आए। इट वॉज फाउंड दैट, तो अब देखो हमें क्या पता चला, सेल्स बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर द सेल्स डे बुक आर 17,200। तो हमने 9 दिनों में सेल करी है 17,200 की। परचेजेस बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर परचेज बुक आर 1,200। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। 500 रुपये के गुड्स अभी भी जो है मतलब हमें रिसीव नहीं हुए, तो हो सकता है वो अभी भी रास्ते में है। ठीक है। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल अमाउंटेड टू 1,000। गुड्स हमने कुछ इनवॉइस कर दिए थे 4 मार्च के महीने में, लेकिन वो रिसीव कब हुए हमें, सिर्फ 4 अप्रैल को, वो थे 1,000 रुपये के। और बाकी दे रखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 33.1/3% ऑन कॉस्ट। अच्छा, ये भी समझ लो, 33.1/3% ऑन कॉस्ट का मतलब आप शॉर्टकट डायरेक्टली क्या ले सकते हो, 25% ऑन सेल। ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है असर्टेन द फिज़िकल स्टॉक। आपको फिज़िकल स्टॉक बताना है कि आपके पास फिज़िकल स्टॉक कितना था ऑन 31 मार्च 2022 इस दिन। तो कौन सा स्टॉक बताना है, फिज़िकल स्टॉक बताना है। समझ गए, फिज़िकल स्टॉक एक्चुअल वाला नहीं, फिज़िकल वाला। एक तरीके से आप कह सकते हो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब मैं अगर डायग्राम बनाकर समझाऊं तो ये 31 मार्च 2022 है, आपके पास कुछ स्टॉक था जो आप काउंट नहीं कर पाए, लेकिन 9 दिनों के बाद यानी कि 9 अप्रैल वाले दिन आपने इनको काउंट कर लिया और 9 अप्रैल वाले दिन इसकी वैल्यू दे रखी है
2,50,000। तो उसने आपको बीच में हुए 9 दिनों का कुछ डिटेल बता रखा है। तो समझ गए क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो पहले आपको मौका दिया जाए इसमें, तो है ना, क्योंकि आपका मन कर रहा है। तो पहले 5-6 मिनट आप ट्राई करिए, अपने माथे फोड़िए, फिर देखते हैं, मिलजुल कर करेंगे आपसे पूछ पाछ के। ठीक है ऑनलाइन के चीज़, तो आप भी अपने आप करो। और पड़ोसी का पेज याद है ना कब फाड़ना है? जब फॉर्मेट ना हो, इंग्लिश ना हो, अगर आपका पड़ोसी हवा में करे तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट बनाना है, इंग्लिश लिखनी है, तो करो ट्राई, फिर देखते हैं। पहले स्टेटमेंट बनवा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, बच्चे भेज रहे हैं। तो पहले इंग्लिश बताओ क्या लिखी? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो याद रखना इंग्लिश। अब स्टेटमेंट तो वही नॉर्मल, पर्टिकुलर्स और रुपी। ठीक है, पर्टिकुलर्स और रुपी। तो सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? सही, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 9 अप्रैल 2022। तो पहले तो यही लिख लो, कितनी दे रखी है? 2.5 लाख। हाँ, अब मैं यही पूछ रहा था। अब आपने जो सेल करे वो उसको क्या करा? हाँ, उसको कॉस्ट निकाल लिया पहले और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं भी लिख लेता हूँ। तो इंग्लिश क्या लिखी? ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल थी 17,200, माइनस कर दो 25%, तो ये आ गया होगा 12,900। ठीक है, अब लेस परचेजेस 1700। चलो, तो अब इंग्लिश के ट्यूशन की ज़रूरत है 1200, तो इंग्लिश के ट्यूशन की ज़रूरत है। तो अब हरी पट्टी में जो लिखा होगा उस पर फोकस करते हैं। आओ, परचेजेस बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर परचेज डे बुक आर 1200। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड। तो अब ध्यान से सुनना मेरे चीते चीतियों, 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक हमारी ये परचेज बुक है। हम इसमें परचेज जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? इनवॉइस मिलने, चिट्ठी में। अब चिट्ठी तो हमें मिली 1200 की, तो हमने क्या परचेज रिकॉर्ड कर रखी है? 1200। पहले इतनी बात ओके हो गई। अब उसने इसमें ये बता रखा है कि आउट ऑफ दीज, इनमें से 500 रुपये का सामान जो है वो तो अभी आपके पास पहुंचा ही नहीं है। 500 रुपये का सामान तो अभी कहाँ है? रास्ते में। तो 500 रुपये के डब्बे तो कहाँ पर हैं? रास्ते में। तो इसका मतलब कितने रुपए के डब्बे आपके पास पहुंच चुके हैं? 700 रुपये के। 700 रुपये के डब्बे आपके पास पहुंच चुके। अब पहले इतनी बात क्लियर, यहाँ तक ओके? चलो अब ध्यान से सुनना। अब जब आप 9 अप्रैल वाले दिन डब्बों की काउंटिंग कर रहे हो तो उस काउंटिंग में आपको 700 रुपये के डब्बे भी काउंट हो गए होंगे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में 700 रुपये के डब्बे आ चुके। यस या नो? तो 9 अप्रैल की काउंटिंग में
700 रुपये के डब्बे काउंट हो गए होंगे, पर क्या वो 700 रुपये के डब्बे 31 मार्च वाले दिन होंगे? नहीं होंगे। ओके, तो आपको कितने डब्बे माइनस करने हैं? 700, क्योंकि आप फिजिकल काउंट निकाल रहे हो इसमें आप एक्चुअल स्टॉक नहीं निकाल रहे। आप कौन सा स्टॉक निकाल रहे हो? फिजिकल। तो इसमें हमें ये चाहिए कि जो फिजिकल डब्बे हैं बस उनकी काउंटिंग पे हमें फोकस करना है। तो फिजिकल तो सिर्फ कितने डब्बे थे आपकी काउंटिंग में? 700। तो आप कितने माइनस करोगे? सिर्फ 700। 500 फिजिकल थे क्या? नहीं। 500, हाँ, इनवॉइस हमें मिल गया था और इसलिए हमने परचेज बुक में एंट्री कर ली थी। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, कि परचेज तो परचेज है, चाहे गुड्स मिले तो मिले। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अगर क्वेश्चन कहता है एक्चुअल स्टॉक बताओ तो 1200 होता, तो फिर आप जो सोच रहे हो वो सही होता। लेकिन क्वेश्चन ने एक्चुअल स्टॉक नहीं मांगा, फिजिकल स्टॉक मांगा है। तो ये मैंने आपको क्लास में सिखाया था, अगर आपको याद हो, ट्रिक पॉइंट, कि कभी कभी वो फिजिकल स्टॉक मांगते हैं तो फिर हमें सिर्फ फिजिकल वाले ही डब्बे देखने हैं। ओके हो गया? समझ गए? चलो, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी गलत करा आपने, तो अब एग्ज़ाम में याद रखना है। तो 700 रुपये के डब्बे माइनस कर देते हैं, ठीक है, परचेज माइनस। फिर एक पॉइंट और बच गया, वो भी बताओ। अब कह रहा है कि कुछ गुड्स जो हैं वो आपको 4 अप्रैल वाले दिन रिसीव हुए 1000 रुपये के। तो क्या ये 4 अप्रैल को जो डब्बे रिसीव हुए ये 31 मार्च को रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। तो इनको भी क्या कर दो? माइनस। तो 1000 रुपये के डब्बे भी आप माइनस कर दो, और इन, तो क्या आंसर आ गया? 261,200। सही, तो सही उत्तर आ गया जी 261,200। ठीक है, चलो सही आंसर था ये। तो इसकी इंग्लिश लिख लेना, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, वही लिखना जो क्वेश्चन मांग रहे हैं। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। चलो ओके। बाकी पीयूष भाई अगर मगर से कुछ नहीं, अगर तो जब होगा तब देखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन क्लियर है? तो बताओ, ऑनलाइन के चीज़ तो क्लियर हो गया भाइयों, फिजिकल स्टॉक पे फोकस करना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, साधारण क्वेश्चन आप जैसे होशियार बच्चों के लिए। तो इसमें लिखा है, ए ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। तो इसमें भी 15 अप्रैल तक हमने कुछ नहीं करा। ऑन विच डेट कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 50,000 रुपये। तो 15 अप्रैल को उसके गुड्स की कॉस्ट दे रखी है 50,000 रुपये। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। ठीक है, तो सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है। देखो, जब भी सेल्स और सेल्स रिटर्न एक साथ दे तो सबसे पहले तो उसको नेट सेल्स ही लिख लो 40, ताकि 2 पॉइंट आपके एक में ही कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, 4 हफ्ते का हमने समय दिया उसको। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल, 40% गुड्स उसने 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिए। अप्रूविंग द रेस्ट, बाकी उसने अप्रूव कर लिए। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को हमने उसको बिल बना कर दे दिया। और 5th पॉइंट, द ट्रेडर हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस।
20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च एंड अनदर 50% बाय 15 अप्रैल। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल्स। ठीक है, बाकी गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, तो वो 20% सेल्स पर मुनाफा भी कमाता है। चलो ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम सेम। अब देखो इसमें फिजिकल स्टॉक नहीं निकालना, इसमें तो क्या बोला है, खाली इन्वेंट्री, तो इसमें एक्चुअल स्टॉक ही निकालेंगे। चलो ठीक है, तो पहले एक स्टेटमेंट बना लें। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ, बोलो क्या लिखोगे इंग्लिश, अब सीखो आप भी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। सही। बाकी स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, वैसे ही बनेगा सेम। बाकी जो गिवन है वो सबसे ऊपर लिख लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 50,000। ओके, अब उसके बाद देखो, तो पहले आप 5 पॉइंट्स दे रखे, पहले अपनी बुद्धि लगाओ, फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या 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 करा। चलो, तो ऑनलाइन के चीते तो कह रहे हैं हो गया सर हमारा, तो पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप बताना जिसमें आपको तकलीफ़ लगेगी बिना बेझिझक। तो सबसे पहले जो सेल वाला पॉइंट है, मतलब 1 और 3, यानी नेट सेल 40,000, इसका क्या करा, मतलब ऐड कर दिया COGS। ठीक है, चलो ठीक है, तो इंग्लिश आप पूरी लिख लेना, मेरी इंग्लिश मत देखना। तो आप तो पूरा लिखना COGS 40,000 नेट सेल माइनस 20% 32,000। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो डब्बे हमने ख़रीद लिए थे 15 अप्रैल तक 5,034 रुपये के, वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारे पास पहले नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी ओके। चलो ठीक है, हाँ, अब अप्रूवल वाला पॉइंट पहले समझा देते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेगी आपने 15 मार्च को 10,000 रुपये की सेल वैल्यू के गुड्स जो हैं, सेल वैल्यू दे रखी है, वो भेजे कस्टमर को और 4 हफ्ते का उसको टाइम दिया। उसने 40% जो है वो क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो मतलब 4,000 के तो वापस ही आ गए हमारे पास। हाँ, मतलब अभी तो सेल वैल्यू ही ले रहा हूँ, अभी सेल वैल्यू पे ही चल रहा हूँ, बाद में कॉस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मतलब 40% का मतलब है कि 4,000 रुपये के गुड्स वापस आ गए। तो इनसे तो चलो हमें कोई टेंशन नहीं। अब लिखा है अप्रूविंग द रेस्ट। अब उसने बाकी जो हैं वो अप्रूव कर लिए, तो मतलब बाकी जो 6,000 रुपये के गुड्स थे सेल वैल्यू के, वो क्या हो गए, अप्रूव हो गए। तो अब जो आपके पास गुड्स हैं, है ना, तो इनकी कॉस्ट निकाली 4800। तो 6,000 रुपये तो सेल वैल्यू थी, सही। तो 6,000 रुपये सेल वैल्यू थी, लेकिन इनकी कॉस्ट क्या हो गई 4800, 4,800, सही। तो ओके हो गया। तो ये वाला जो सेल था ये अलग था, ठीक है, यही पूछ रहे थे ना आप। तो ऊपर वाली जो सेल थी वो अलग थी, और ये जो कस्टमर ने 6,000 रुपये की सेल अप्रूव कर दी, ये अलग पॉइंट है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 4,800। तो इसको क्या करा,
इसको भी ऐड बैक कर देते हैं, तो मतलब लिख देता हूँ गुड्स सेंड टू कस्टमर 4800। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में है द ट्रेडर मतलब कि हम, द ट्रेडर हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस अगर आपको याद हो तो बताया था कि इसमें हमारा जो मालिक होता है मतलब कंसाइनर, वो हमें गुड्स भेजता है बेचने के लिए। तो मालिक जो है वो तो गुड्स का कौन है, कंसाइनर। हम कौन है, सिर्फ कंसाइनी, ट्रेडर। तो 20% गुड्स तो हमने बेच दिए, तो मतलब कि 1600 के तो बेच दिए। अनदर 50% जो है वो भी 15 अप्रैल तक बेच दिए, मतलब 4000 के भी बेच दिए। अब आपके पास इसका मतलब कितने अनसोल्ड रह गए, 2400। तो आपके पास खाली डब्बे अनसोल्ड रह गए 2400 के। पर क्या ये डब्बों के मालिक आप हो, तो आप तो नहीं हो। तो क्लियर हो गया, क्योंकि हम तो एक्चुअल स्टॉक निकाल रहे हैं। तो ये डब्बों के मालिक हम तो नहीं हैं, तो ये 2400 डब्बों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक, हाँ मतलब विद, हमारे पास ही है कंसाइनी, हाँ मतलब कंसाइनी मतलब हम ही हैं वैसे तो अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। तो अब देख लो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 79,366। तो क्लियर हो गया भाइयों। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों ने वैसे यही उत्तर भेज दिया था पहले। तो क्लियर है सब बच्चों को, देख लो किसी को कोई भी डाउट, कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क ज़रूर कर लेना। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, कुछ अटैम्प्ट छोड़ छोड़ के सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बदल देते हैं। तो पर आपको इसका प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, प्लस कैसे करना है वो दोनों पता होना चाहिए। चलो तो इसमें पढ़ते हैं। देखो लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपए। हमारे P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000, और हमने क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर कर रखा है 3,75,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड। अब हमें कुछ इंफॉर्मेशंस पता चली बाद में। तो बेसिकली इसमें 5 गलतियां होती हैं या 5 पॉइंट्स आपको बाद में पता चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। तो एक तो हमारे स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें एक तो वो दिखाना है। एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, और हमारे प्रॉफिट की फिगर भी चेंज हो जाएगी, तो एक हमें वो दिखाना है, क्योंकि इसमें 5 गलतियां हो गई हैं। तो समझ गए आप क्वेश्चन। तो इसमें हमें 2 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे शो करोगे, आओ पहले ढांचे बनवा देता हूँ। तो लिखो आप सॉल्यूशन, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, बिल्कुल हेर फेर मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, तो प्रॉफिट चेंज कर दिखाने के लिए हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये आप बना लो, लगभग 8 लाइन होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स, रुपी, डेबिट, क्रेडिट।
ठीक है, अब इसका लॉजिक समझा देता हूँ, वो आप चाहे लिख लेना या समझ लेना। हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, देखो हमें कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है, 6 लाख। अब जब हम 5 गलतियां रेक्टिफाई करेंगे या जब हम 5 गलतियां सॉल्व करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट बढ़े। तो प्रॉफिट को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्रेडिट साइड पर लिखूंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट को घटाना है तो मैं फिर अपने आइटम को डेबिट साइड पर लिखूंगा। तो ये हमें पता होना चाहिए लॉजिक, कि अगर मुझे प्रॉफिट घटाना है तो डेबिट में लिखूंगा आइटम, और अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्रेडिट में लिखूंगा। और फिर डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद जब फाइनली जो सही प्रॉफिट बचेगा वो मेरा यहाँ पर डेबिट साइड पर बच जाएगा, जिसको आप नाम दे दोगे टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, है ना। तो ये हमारा सही प्रॉफिट होगा, ये फिगर सही नेट प्रॉफिट होगी जो हमारी बाद में बच जाएगी। तो ये तो हो गया पहला प्रेजेंटेशन का तरीका। अब दूसरा उसने कहा था कि स्टॉक की वैल्यू भी बताओ, चेंज हो जाएगी। तो स्टॉक के लिए भी आप बनाना वही, उसके लिए स्टेटमेंट या हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 या 2022। वो आप 5 लाइन का बना लो, क्योंकि स्टॉक में भी हो सकता है हमें कुछ वैल्यू बढ़ानी घटानी पड़े। तो आपको जो गिवन है वैल्यू पहले तो वो लिख लो, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ये तो हमें गिवन कितना है, 3,75,000। हाँ, अब अगर बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे, घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, और फिर हमारा नया स्टॉक यहाँ आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसको दे देते हैं नाम रिवाइज्ड स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना। तो इसमें 5 गलतियां हमसे हुई हैं, उन गलतियों का प्रभाव आपको सही करना है, जिससे प्रॉफिट बढ़ घट सकता है और स्टॉक की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, तो पहले 5 गलतियां हैं, तो पहले आप एक बार अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, आराम से सोचें, पढ़ें, देखें, फिर करते हैं आपसे डिस्कस। तो लिख लिख के करना, ऑनलाइन के चीज़ तो आप भी इंग्लिश पूरी समझ समझ के करना, समझ समझ के। तो कौन से पॉइंट तक पहुंच गए? ठीक है ठीक है, तो मैं भी 1 से शुरू कर लेता हूं, आपसे पूछ के चलो। पहले पॉइंट में तो लिखा है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 रुपये पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अब इसमें गलती ये हो गई कि आपने परचेज़ के अंदर 15,000 रुपये इंक्लूड कर रखे हैं, जबकि वो मतलब इलेक्ट्रिक फिटिंग है शॉप के, मतलब एक तरह से वो तो इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, तो एक तरह से ये तो इक्विपमेंट्स खरीद रखे हैं आपने, पर आपने इक्विपमेंट्स की जगह उसको कहाँ इंक्लूड कर रखा है? परचेज़ में। तो अब इसको अगर रेक्टिफाई करना हो आपको, तो परचेज़ को क्या करना पड़ेगा? मतलब परचेज़ में से डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस होगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि परचेज़ कम होने से प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपको प्रॉफिट बढ़ाना है।
तो अब प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे? नहीं दोस्त, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको अब क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ाना। भाई ये क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ना, ये तो ऑफिस इक्विपमेंट है, ये स्टॉक थोड़ी ना। अगर आपने इसको स्टॉक मान लिया तो फिर आपने वही गलती कर दी, फिर तो हम गलती पे गलती कर रहे हैं। तो ये स्टॉक थोड़ी ना होता है, ये तो हमारा इक्विपमेंट है। तो हमने तो बस गलती ये करी कि इसको परचेज में इंक्लूड कर लिया उल्टा, जबकि हमें को इसको परचेज में इंक्लूड नहीं करना है। तो समझ गए आपको कैसे करना है? तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ओके हो गया पहला पॉइंट? चलो अब सेकंड पॉइंट में लिखा है हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच, जिसके लिए कह रहा है नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब इसमें तो आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। तो जब आप गुड्स फ्री सैंपल में देते हो तो वैसे एंट्री क्या होती है? वैसे एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। तो परचेज इसमें कम नहीं हुई, लेकिन हमें तो करनी है, हमने गुड्स बेच दिया, उसने रिकॉर्ड नहीं करी है, परचेज बढ़ी हुई है, राइट। हाँ बिल्कुल सही। तो हमें परचेज को कम करना है 40,000 रुपये, है ना। तो आपको परचेज को कम करना है 40,000 रुपये। तो जब आप परचेज कम करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो आप लिख लो बाय फ्री सैंपल्स $40,000, बाय फ्री सैंपल्स 40,000। लेकिन मेरे दोस्त परचेज तो चलो आपने कम कर ली, एक एस्पेक्ट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने तो एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो अब आपको एंट्री क्योंकि रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो आपने चलो क्रेडिट एस्पेक्ट तो कंप्लीट करवा दिया, लेकिन डेबिट एस्पेक्ट का क्या? फ्री सैंपल जो डेबिट होगा ये अपना क्या इफेक्ट दिखाएगा? एक्सपेंस, वेरी गुड। तो ये प्रॉफिट को कम करेगा क्योंकि ये एक्सपेंस होता है फ्री सैंपल। तो आपको इस डेबिट एस्पेक्ट को भी तो कवर करना है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करी आपने। रिकॉर्डिंग का मतलब है ना आपने डेबिट करा ना क्रेडिट करा। तो क्रेडिट इफेक्ट तो आपने शो कर दिया, लेकिन डेबिट इफेक्ट भी तो शो करना पड़ेगा ना आपको। तो ये फ्री सैंपल जो है 40,000 के, ये क्या करेंगे? आपके प्रॉफिट को कम कर देंगे। तो आप डेबिट में लिख लो टू फ्री सैंपल 40,000। तो कई बार बच्चा कहता है मैं लिखूँ ही ना, तो मतलब कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर कट सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ लिखकर शो करना है, क्योंकि हमने डेबिट भी इफेक्ट शो करा, क्रेडिट भी इफेक्ट शो करा, है ना। तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, इसीलिए दोनों तरफ इफेक्ट्स आ रहे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। उसके बाद थर्ड गलती, इनवॉइस फॉर गुड्स। अब देखो ये आपने गुड्स जो हैं ये रिकॉर्ड करे 2,50,000 के, एंटर्ड ऑन 27 मार्च, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो ये देखो ये गलती कर दी कि आपने अपने गुड्स को इनवॉइस तो रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन उनको अपने स्टॉक में अभी तक नहीं शो करा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने शो नहीं करा, तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। ओके। तो अब देखो जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पहले प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, आ जाओ। तो लिख लो बाय स्टॉक $2,50,000 और
स्टॉक के लिए तो उसने अलग से भी कहा था ना कि स्टॉक की वैल्यू चेंज अगर हो जाए तो दिखाते रहना। तो ऐड करके लिख लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स 2.5 लाख। तो आपके स्टॉक की वैल्यू देखो बढ़ गई। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड। अब हमने 2 लाख के गुड्स बेच दिए एंड डिलीवर्ड, और डिलीवर भी हो गए, बट वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। पर गलती से हमने मार्च की जगह अप्रैल के महीने में सेल को कंसिडर कर लिया। मतलब एक तरह से मार्च में आपने सेल नहीं लिखी है ना। तो आपसे गलती ये हो गई कि आपने मार्च में सेल नहीं लिखी, तो अब आपको लिखनी पड़ेगी। तो जब सेल लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इधर लिख लेते हैं बाय सेल 2 लाख। ठीक है, तो समझ आ रहा है लॉजिक। और उसके बाद नंबर 5 में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च। तो हमने 75,000 के गुड्स कस्टमर को भेजे सेल और रिटर्न बेसिस पर एट ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट, 33.33 का मुनाफा लगाकर। दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल। कह रहा है कि वैसे तो अप्रूवल अप्रैल में मिला, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर द मार्च। इस बार आपने उल्टा कर दिया, मतलब इस बार अप्रैल में अप्रूवल हुआ पर आपने मार्च में ही सेल्स मान ली, तो ओवर हो गया, सेल को ज़्यादा लिख लिया। तो अब आपको सेल कम करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट कम होगा। वेरी गुड। तो डेबिट में लिख लेते हैं टू सेल अब सेल वैल्यू निकालो, 75,000 तो कॉस्ट थी, प्लस करो 33%, मतलब 33.33, $1 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख आ गया, तो ओके हो गया पॉइंट। नहीं, क्योंकि आप नशे में हो ना, इसलिए 1,42,000 आ रहा है। ढंग से कैलकुलेटर पे ढंग से बटन दबाओ। 33.333333 होता है ये %। तो इतने करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको 1/3 भी तो बोलते हैं। तो 75,000 का 1/3 निकाल लो तो 25,000 आ गया ना मुनाफा। ठीक है, ओके। पहले तो बच्चे की 2 महीने की मैथ्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उसको अकाउंट्स में भेजना चाहिए। चलो, तो अभी तो लेकिन ये आधा ही काम हुआ है। अभी तो आपने सेल कम करी है 1 लाख की, ओके। लेकिन इस पॉइंट में आपको क्या सिखाया, एक और कैच। अगर कस्टमर को गुड्स आपने भेजे मार्च के महीने में और गुड्स उसके पास अभी भी रखे हुए हैं है ना, और हम तो कह रहे हैं कि अभी सेल नहीं हुई, तो इसको क्या मानते हैं हम अपना स्टॉक विद कस्टमर। तो आपको अपना ये स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको आप अपना क्लोजिंग स्टॉक मानोगे। तो जब आप अपने स्टॉक में ये जोड़ोगे, अपने स्टॉक को ये कंसिडर करोगे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको अपना पहले तो स्टॉक लिखना भी है, लिखो बाय स्टॉक विद कस्टमर। तो पहले तो अपना प्रॉफिट बढ़ा लो, और क्योंकि स्टॉक के बारे में उसने मांगा भी था कि कहीं स्टॉक की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो सही निकालना, तो स्टॉक विद कस्टमर को जोड़ लो, क्योंकि ये भी हमारा स्टॉक है,
ये भी हमारे स्टॉक की वैल्यू में जुड़ेगा, तो 75। ओके हो गया। चलो तो पहले इन्वेंट्री की नई वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व, 7 लाख। ठीक है, और प्रॉफिट सही निकाल लेते हैं। तो पहले तो टोटल बताओ, 11,80,000 और 1180 में से माइनस कर दो, 1040 आ जाएगा। तो ये हमारा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया सही। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में देखो 10 नंबर का श्योर क्वेश्चन होता है, अगर आता है तो इसी तरह प्रेजेंट करना। और आई होप आप लॉजिक भी समझ गए। फिगर्स चेंज हो जाएंगे एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना, रट के मत जाना। हाँ, नहीं बच्चे रट लेते हैं, बच्चे कहते हैं ठीक है 1040 आ गया, आंसर रटो। बट क्लियर हो गया। तो ऑनलाइन की चीज़ तो बताओ भाई, वो सारे पॉइंट क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत मन में तकलीफ़ हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलो ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वैसे एग्ज़ाम में कई बार आया है, PYQ क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है वैसे तो ये वाला भी। चलो ठीक है, तो 6 पढ़ लेते हैं, बाजो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वॉज डन ऑन 23 जून। आपने 23 जून को फिजिकल स्टॉक की काउंटिंग कर ली। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 48 लाख और स्टॉक की वैल्यू है 48 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून। 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो गई, ये वो तो आप पढ़ोगे अपने आप। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून 2022। तो आपको 30 जून 2022 का स्टॉक निकालना है। ठीक है, समझ गए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। चलो तो करें, पहले अपनी बुद्धि लगाएं आराम से और बिना रटे करना है, समझ के, रटना मत, एग्ज़ाम में चेंज हो जाएंगी फिगर्स और लैंग्वेज, तो लॉजिक से करना। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हो गया। चलो तो डिस्कस वैसे कर लेता हूँ। आपको 23 जून का स्टॉक दे रखा है 48 लाख, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो तो आपको गिवन हो गया कि इन्वेंट्री एज ऑन 23 जून 48 लाख। अब पॉइंट वाइज पॉइंट बताना, फिर आप मुझे बताना अगर कहीं डाउट आएगा तो। पहले पॉइंट में तो लिखा है कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स कॉस्ट 2,40,000 वर अनसोल्ड। ठीक है, तो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गुड्स अपने कंसाइनी को भेजे, अब वो उसके पास अनसोल्ड रह गए, तो अब ऑब्वियसली वो उसके पास अगर अनसोल्ड रह भी गए तब भी है तो आप ही का ही स्टॉक, तो इसको तो आप ऐड कर लो 2,40,000 को। ठीक है, इंग्लिश लिख लेना लेकिन, हाँ सेम इंग्लिश चेप लेना चाहिए, अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहला पॉइंट ओके। फिर सेकंड में कह रहा है परचेजेस ऑफ 4 लाख रुपए वर मेड। अब हमने 4 लाख रुपए के गुड्स खरीदे इस ड्यूरेशन में, जिसमें से कह रहा है 1,60,000 के वर डिलीवर्ड ऑन 5 जून, मतलब कि कुछ गुड्स अभी रास्ते में हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब गुड्स चाहे रास्ते में हो चाहे कुछ हो, हमने तो 4 लाख के खरीद लिए, तो हमारे लिए तो 4 लाख ही हो गया, ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ गुड्स आपने बेच दिए हैं,
तो अब आपने जो गुड्स बेचे तो बस आपको क्या लेस करना है, COG। तो इसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी है बस, बाकी तो फिर आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो आपको बस ये निकालना है कि जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट क्या है। श्योर? तो आपको कैसे पता? अच्छा, कैलकुलेट कर लिया। चलो ठीक है, तो मैं भी एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ फिर दिमाग लगा लेता हूँ। कह रहे सेल्स वर्थ 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2022। तो हाफ का मतलब हो गया कितना सेल रिटर्न, ठीक है, 1,60,000 का तो सेल रिटर्न हो गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में भी पढ़ लेता हूँ, लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये एक बार समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो आप प्रॉफिट कितना कमाते हो, कॉस्ट प्लस 25%, है ना। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्लस 25%। तो इसको आप बोल सकते हो 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब एक तरह से हो गया 1/5 ऑफ सेल। तो आपका प्रॉफिट जो है आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, दैट इज 20% ऑन सेल। तो ये शॉर्टकट पहले पता होना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। पहले इतना ओके हो गया। अब इसमें ना कुछ गुड्स उसने नुकसान पर बेचे हैं। कह रहा है हाउएवर द गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। तो 2,40,000 रुपये के जो गुड्स हैं उनको आपने लॉस में बेच दिया, 1,20,000 में बेच दिया। चलो तो एक बार आपके लिए समझाने के लिए कर देता हूँ। तो वैसे 13,60,000 रुपये की टोटल सेल है। टोटल सेल वैल्यू क्या दे रखी है, 13,60,000, जिसमें से थोड़ी देर बाद उसने कह दिया कि रिटर्न भी आ गए 1,60,000 के। तो एक तरह से आपकी नेट सेल कितनी हो गई, 12 लाख की हो गई, ठीक है। अब इस 12 लाख की सेल को बाइफरकेट कर देता हूँ, तो आप बताना कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है। 1,20,000 रुपये की अलग कर देता हूँ और 10,80,000 की अलग कर देता हूँ। अब ये मैंने कैसे करा वो दिखा देता हूँ। जो नीचे नीली पट्टी में गुड्स बेचे हैं आपने, वो कितने रुपए के बेचे हैं, 1,20,000 के। तो उनको अलग कर दिया, 1,20,000 की सेल वैल्यू अलग कर ली। और जो रिमेनिंग बच गई वो कितनी है, 10,80,000। तो अब आप चाहो तो इन दोनों की कॉस्ट निकाल सकते हो अलग अलग। जैसे नीचे वालों की तो कॉस्ट मुझे पता ही है, उनकी कॉस्ट तो कितनी थी, वो दे रखी थी, उनकी कॉस्ट तो 2,40,000 है। और जो 10,80,000 वाले सेल हैं, इनकी कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसमें 20% मुनाफा माइनस कर दो, 8,64,000। यही आ रहा है 20%, माइनस करके यही आ रहा है, ठीक है। तो कितना बच गया, मतलब कितना आ गया, 11,04,000, ठीक है। तो ओके हो गई कहानी। तो ये आपका हो गया वो वाले सेल की कॉस्ट जो आपने करी है। नीचे वाले जो गुड्स बेचे वो भी, उनकी भी कॉस्ट आ गई। जो ऊपर आपने सेल करी वो भी, उनकी भी कॉस्ट आ गई। हालांकि अभी कुछ सामान कस्टमर के पास पड़ा है आधा। हाँ, वो अभी बाद में आता हूँ। कस्टमर के पास भी कुछ सामान कौन सा पड़ा था, अप्रूवल वाला।
क्योंकि उसने आधे तो रिटर्न कर दिया था, लेकिन आधा सामान जो है 1,60,000 का वो अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है। तो इसकी भी अगर आप कॉस्ट निकालते हो तो कितनी आ जाएगी? 1,28,000। वही 20% माइनस कर दो तो यही फिगर आ रही है। तो 1,28,000 जो है वो कस्टमर के पास जो है उनकी कॉस्ट है, और 11,04,000 जो है वो बचे हुए जो सेल करी थी उनकी कॉस्ट है। तो आप जोड़कर इकट्ठे भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन समझ गए दोनों क्या है? कॉस्ट है। ये दोनों क्या हैं? आपके गुड्स की कॉस्ट जो आपने बेची, एक कस्टमर के पास है और एक जो आपने नॉर्मली बेची। तो दोनों को जोड़कर भी माइनस कर सकते हो या अलग अलग भी माइनस कर सकते हो। अच्छा, लेकिन नहीं, सॉरी, हाँ ना, हाँ नहीं, सॉरी, उसको अलग ही लिखना है क्योंकि वो तो कस्टमर के पास अभी सेल नहीं हुए ना, सॉरी, वो तो, हाँ वो तो सॉरी हमारा स्टॉक है, सॉरी। तो उसको तो फिर आप स्टॉक विद कस्टमर के नाम से अपना ऐड कर लो। ठीक है, तो मैंने पहले गलत बोल दिया क्योंकि वो तो अभी कस्टमर के पास हमारा स्टॉक है, उसको तो ऐड कर लो, और 11,04,000 को ही खाली आप माइनस कर लो। अच्छा, तो फाइनल आंसर कितना बन रहा है? ठीक है, 44,64,000। ओके, ठीक है, तो ये इसमें वर्किंग मतलब नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मेन आपको बस ये सेल वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपने जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, उनका COGS कैसे निकालना है ना। तो जो भी सेल होती है आपको उस सेल की COGS निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। अगर हाँ, फिर आपको पूरी सेल लेनी पड़ेगी। हाँ, फिर पूरी लेनी पड़ेगी। तो हमने इसलिए कस्टमर वाली तो अलग कर दी ना, क्योंकि वो अभी कस्टमर के पास अभी अप्रूवल के लिए भेजे हैं, लेकिन उसने अभी अप्रूव तो नहीं करे ना। हाँ, तभी तो हमने उसको सेल नहीं माना, अभी हमने सिर्फ उसकी कॉस्ट को अपना माना, क्योंकि वो सामान जो कस्टमर के पास पड़ा है वो सामान क्या है, अभी तक हमारा माना जाएगा। तो इसीलिए उसकी कॉस्ट को हमने निकाल के उस सामान को क्या माना, सिर्फ अपना। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है ऑनलाइन के चीज, तो आप भी बता दो एक बार। ठीक है, चलो तो बोलो ओके, यस या नो। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो अब एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक करते हैं, जो सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, जिसमें आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन कौन से बेसिस पर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलो तो पहले इसका वो बनाते हैं, इसका ढांचा याद है कैसे बनाते हैं? तो इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम कौन सा? डेट। फिर दूसरा कॉलम रिसिप्ट्स, तीसरा कॉलम इशू, और चौथा कॉलम बैलेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इन कॉलम्स में 3 सब कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये पहले ढांचा बना लो।
चलो, क्या कैलकुलेटर पे पटपट दबा रहे हो? हवा में नहीं निकालना, ये स्टेटमेंट बनाओ, इसका रजिस्टर फाड़ देना। कैलकुलेटर पे थोड़ी ना निकालना है उस्ताद। कैलकुलेटर पे तो परचून के दुकान वाले की तरह तुम पट 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 लगा रहे हो। तो अब बताओ कैसे शुरू करना है, क्या लिखना है सबसे पहले? तो पहले 1 जनवरी ओपनिंग इन्वेंट्री नील, तो पहले यही लिखना पड़ेगा आपको। मतलब क्या लिखोगे? 1, हाँ, तो 1 जनवरी ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, तो मतलब रिसिप्ट में भी डैश डाल दो, इशू भी कुछ नहीं है, बैलेंस भी कुछ नहीं। अगर कुछ होता ओपनिंग स्टॉक तो फिर आप रिसिप्ट में लिखते और बैलेंस में लिखते। अब 1 जनवरी को आपने परचेज कर लिए 100 यूनिट्स एट 30। हाँ, कंप्यूटर वाले ही करना है इसमें कविश भाई, तो इसमें हमें परपेचुअल मेथड ही करना होता है। तो 100 यूनिट्स खरीदे 30 रुपए के, तो 100 और 30 और 3000, बेचा कुछ भी नहीं, तो बैलेंस बच गया 100, 30 और 3000। फिर 15 जनवरी को हमने इशू कर दिए 50 डब्बे, तो 15 जनवरी को रिसिप्ट तो कुछ नहीं, इशू कर दिए 50 डब्बे 30 रुपए के, तो 1500, तो बैलेंस बच गए 50 डब्बे 30 रुपए के 1500। ठीक है। उसके बाद फिर हमने 1 फरवरी को परचेज कर लिए 200 डब्बे 40 रुपए के, तो 1 फरवरी को 200 डब्बे 40 रुपए के 8000, बेचा कुछ भी नहीं, तो 50 बच गए 30 वाले और 200 बच गए 40 वाले। ठीक है। ठीक है, तो सबको क्लियर है प्रोसेस? फिर 15 फरवरी को हमने 100 डब्बे बेच दिए, तो 15 फरवरी को 100 डब्बे जब बेचोगे तो कौन कौन से बेचोगे? पहले 50-30 वाले और फिर 50-40 वाले, तो बैलेंस में क्या बचे? सिर्फ 150 के रेट पर 6000। ठीक है। और फिर उसके बाद भी शायद 20 तारीख को फिर से आपने 100 डब्बे बेच दिए, तो 20 तारीख को 100 डब्बे फिर से बेच दिए 40 वाले, तो क्या बच गया? 50 डब्बे 40 वाले 2000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2000। तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कितना आ गया? 2000, जो बच गया। लेकिन एग्ज़ाम में आपके साथ ट्विस्ट भी कर सकते हैं। एग्जामिनर इसमें कह सकता है COGS बताओ। इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये भी कह सकता है COGS बताओ, तो बताओ। हाँ, इशू वाले सारे अमाउंट को ऐड कर लोगे आप, 1500, 1500, 2000 और 4000, तो कितना हो गया? 9000। तो अगर मान लो पूछ ले तो पता होना चाहिए, तो इशू वाले सारे ऐड कर लोगे तो उसको बोलते हैं COGS। ठीक है। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन बताओ किसको याद है, कौन सा करा था? रिटेल इन्वेंट्री मेथड याद है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है ना? तो वो मैंने आपको करवाया था इसीलिए, ताकि अब 8th वाला आपसे करवाऊँ। तो इसमें भी आपको रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगाना है, मतलब वही एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, तो प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना है, वैसे ही सेम उसी ऑर्डर में करना,
जो ऑर्डर सिखाया था, और इसमें भी आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है ना, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। तो उसका वो स्टेप याद होना चाहिए, तो करके देखो पहले आप। बाकी बताओ ऑनलाइन की चीज़ तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ एक बार मुझे मैसेज करके। तब तक इसमें रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगा रहे हैं। ओके चलो ठीक है, बढ़िया, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला भी सुंदर सुंदर लिख लिख के करना, पूरी इंग्लिश बना बना के। ओके अब वही पढ़ रहा हूँ मैं। अब इसमें सबसे पहले लिखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। अब हमें अपने सप्लायर से गुड्स मिले, लेकिन लिखा है ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। तो अब देखो, जब हम अपने सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, हम कहते हैं भाई गुड्स भेजो, तो अब पहले तो वो कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट है 3%। तो ट्रेड डिस्काउंट 3% का मतलब है वो आपको 3% आपको कह रहा है माफ़। तो पहले आप कैलकुलेटर पर 15,75,500 माइनस 3% करो। कितना आ रहा है? 15 लाख। ओके ठीक है, तो ये तो हो गई गुड्स की लागत हो गई है। तो अब सरकार इस पर जीएसटी लगा रही है 11%, तो ऐड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पर इसमें प्लस करो 11%, 16,46,340। ओके 86,376। अच्छा 96। ओके तो 16,96,340। अच्छा 341। चलो मतलब 2-3 रुपए वो तो ऊपर नीचे समझ जाओ, भावनाएं। 0.8 हो गया तो ऊपर हो गया, ठीक है। अब लेकिन सप्लायर कह रहा है कि भाई मैं डब्बे पैक करूँगा, उसको ट्रक में रख के भेजूँगा, तो उसमें भी तो खर्चा हो जाएगा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 87,500 का, तो ये भी जोड़ लो। 17,841। तो आपके लिए जो कुल मिलाकर डब्बे खरीदने की परचेज़ की लागत बनी वो ये बनी। तो आप परचेज़ वैल्यू ये लेना, समझ गए? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जेब से तो यही गया ना भाई, आपके तो उतने रुपए खर्च हो गए। तो आपके लिए परचेज़ वैल्यू है 17,83,841। चलो अब आपसे स्टेप पूछ लेता हूँ, अगर आपने लगाए तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी होगी 2,35,000 प्लस सेल प्लस करे होंगे 22,45,500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 24,80,500। ठीक है, अब इसमें से दो चीज़ें माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज़। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, परचेज़ था 17,83,841। $6,96,659। तो ये आपका आ गया ग्रॉस मार्जिन। तो दबाओ पटपट बटन कैलकुलेटर पे। अब जब मौका आया दबाने का, तो ग्रॉस मार्जिन अब परसेंटेज कितनी आ रही है?
696,659 यानी ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इनटू 100। 28.09%। हाँ मतलब 08 या 09 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आपका इसका मतलब स्टॉक निकालने के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 2,35,000 माइनस 28.09%, 1,68,988.5। ओके, तो मतलब इतना ही छोड़ देते हैं, 1,68,988। तो इसका स्टेप याद रखना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आएगा, बट आपके 5 नंबर फ्री, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। चलो तो बताओ, क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? चलो अब क्वेश्चन 9 जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, वो मुझे पता है एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन 9 आपको देखते ही, क्वेश्चन 9 देखने के बाद आप जड़ से हिल जाएंगे, आप कहोगे अरे ये क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स करने हैं आपको। पहला पार्ट तो है डिस्टिंग्विश बिटवीन लीफो एंड फीफो। तो बच्चा कह रहा है मुझे तो फुल फॉर्म पता है तो अब लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ तो और क्या लिखोगे एग्जाम में, अब ये तो पता है, खाली फुल फॉर्म थोड़ी ना लिखनी है। अब यही तो क्वेश्चन आता है थ्योरी में 4 नंबर का। नहीं वो तो कोई भी आ सकता है, अकेला ये भी आ सकता है 4 नंबर का, या अकेला वो भी आ सकता है 4 नंबर का। चलो आओ, तो मैं आपको लिखवाता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है, तो आपको याद रहेगा फिर, ठीक है। तो साथ साथ लिख लो इंग्लिश। लीफो में क्या इंग्लिश लिखनी है एग्ज़ाम में, वो लिखवा देता हूँ। फीफो में क्या इंग्लिश लिखनी है वो लिखवा देता हूँ, और वेटेड एवरेज में क्या इंग्लिश लिखनी है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये याद करके जाना जो लिखवाऊँगा, है ना। फुल फॉर्म नहीं आएगी, 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो लीफो में लिख लो अंडर दिस मेथड कॉमा units of inventory under this method, units of inventory issued should be valued at the price, should be valued at the prices paid for the latest purchases, paid for the latest purchases। और फीफो में लिखो, फिर बताता हूँ, अंडर दिस मेथड कॉमा units of inventory issued should be valued at the prices paid for the, बताओ क्या,
ओल्डेस्ट परचेजेज, राइट। ठीक है, तो अब देखो इतनी खतरनाक इंग्लिश आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगी, है ना। बाकी तो फुल फॉर्म ही लिखते रह जाएंगे, तो फुल फॉर्म नहीं लिखनी। फुल फॉर्म को ये मत सोचना कि फुल फॉर्म लिख के आप सोचो मेरे को चलो 1 नंबर मिल गया, वो कोई 1 नंबर नहीं। अब लेकिन ये इंग्लिश पढ़ो, हाँ हाँ, ये 1 नंबर तो दे देगा, अभी आगे भी और भी लिखेंगे। लेकिन देखो लीफो में क्या लिखा है, कह रहे हैं जब आप इन्वेंट्री को बेचते हो, मतलब इन्वेंट्री इशूड का मतलब है जब इशू करते हो तो उसका क्या दाम लोगे, उसकी क्या वैल्यू लोगे, उसका क्या प्राइस लोगे, जो आपने सबसे लास्ट में खरीदा है। तो टेक्निकली वही मतलब हो गया ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो में कह रहे हैं कि जब आप इन्वेंट्री इशू करोगे तो क्या वैल्यू लोगे, जो आपने सबसे पहले ओल्डेस्ट प्राइस पे करा है। तो कहना वही चाहता है, बस इंग्लिश के नंबर है, समझ गए पहले। बाकी वेटेड एवरेज में लिख लो। वेटेड एवरेज में अंडर दिस मेथड, अब इसमें तो अलग ही कहानी होती। अंडर दिस मेथड कॉमा स्टॉक लेजर इज मेंटेन्ड, स्टॉक लेजर इज मेंटेन्ड कॉमा रिकॉर्डिंग रिसिप्ट्स and issues on daily basis, recording receipts and issues on daily basis, full stop. A new average is calculated, a new average is calculated on receiving fresh inventories, on receiving fresh inventories। ठीक है, तो अभी इस इंग्लिश का क्या मतलब है। तो अगर आप वेटेड एवरेज मेथड याद करो, वेटेड एवरेज मेथड वाला बार बार एवरेज चेंज होता रहता है, जैसे ही आप नए गुड्स खरीदोगे तो फिर वैल्यू बदल जाएगी, है ना। तो यही लिखा है कि इसमें हम एक लेजर मेंटेन करते हैं और हर बार रिसिप्ट्स और इश्यूज़ को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते रहते हैं और हर बार हमारा नया एवरेज आता रहता है जैसे जैसे हम नई इन्वेंट्री रिसीव करते हैं। चलो ये तो हो गया 1.1 नंबर का। सर 1 नंबर का मतलब, हाँ 1 नंबर का मतलब कि भाई एक एक मेथड का एक एक पॉइंट हो गया, एक एक नंबर का मान लो। अच्छा, अब और कुछ भी बताओ भाई, ये तो 1 हो गया खाली। अब लीफो के बारे में और कुछ बताओ। नहीं वो थोड़ी ना, वो कह रहा लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। मुद्दे का बताओ। देखो ऑनलाइन के चीते अच्छा भेज रहे हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये तो पॉइंट आपको वैसे करवाया भी है। चलो लिखो अब, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ रही होगी तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन लीफो में आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का, और फीफो में आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का। मान लो प्राइसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लीफो में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर वेरी रॉन्ग। महंगे तो बेच दोगे आप, सस्ती रह जाएगी, हाँ कम आएगा, हाँ तो यही ध्यान रखना है। हाँ, और फीफो में हाईएस्ट आएगा। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ, पहले लीफो में लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक इज लोएस्ट। लीफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे कम आएगी, सबसे कम, क्योंकि सारे महंगे वाले तो आप बेच रहे हो, सस्ते वाले पड़े होंगे। हाँ तो याद रखना है। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
हाँ, इज हाईएस्ट। तो मेन यही डिफरेंस है या मेन यही पॉइंट्स हैं जो याद रखने, फुल फॉर्म नहीं लिखनी। और मान लो आपको बहुत कोई बंदूक सर पे रख के कहे कि अब तीसरा पॉइंट भी लिखो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, तो क्या लिखोगे? वो वाला नहीं चलेगा, फुल फॉर्म, वो तो हट गया। फुल फॉर्म लिखने से तो पहले आप बोल देना भाई गोली मारो, तो फुल फॉर्म वाला पॉइंट नहीं। लेकिन आपको अगर बंदूक कोई सर पे रख के कहे कि भाई तीसरा पॉइंट भी ज़बरदस्ती है बताओ, तो डिफ्लेशन वाला लिख लेना। हाँ राइट। तो फिर आप इसको उल्टा करके एक और पॉइंट बना सकते हो कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तो ये बहुत ही इमरजेंसी पॉइंट है, अगर कुछ ना मिले तब लिखना, नहीं तो मत लिखना। तो उसमें आंसर उल्टा कर देते हैं। तो डिफ्लेशन में लीफो में आंसर क्या आएगा? हाईएस्ट, क्योंकि सबसे सस्ते वाले आप बेच दोगे तो महंगे वाले रह जाएंगे। और फीफो में क्या आएगा? लोएस्ट, क्योंकि महंगे वाले आप बेच दोगे और सस्ते वाले रह जाएंगे। चलो, तो बट समझ आ गया आपको मेन खेल। तो ये भी डिफरेंस कई बार इस चैप्टर में एक ही थ्योरी है, पूछ लेता है जनरली। चलो, तो बस ये हो गए अपने 9 क्वेश्चंस करने थे, बट समझ आ गए सारे अच्छे से? क्लियर हो गया? चलो, तो बस एक बार रिवाइज कर लेना आप भी घर जाके चाहे अपने आप। डन, आज का काम खत्म। तो क्लियर है ऑनलाइन के चीज़, तो सारे क्वेश्चन 9 के 9 बढ़िया हो गए आज के। डन, ओके।